तुमको जो परीक्षा में पूछा जाएगा संधि विच्छेद करने के लिए, वो संधि विच्छेद में करने के बाद आपको संधि का नाम लिखना नहीं है, केवल शब्द को अलग करके आपको बता देना है, विच्छेद करके बताना है। परीक्षा में आपको इसी प्रकार का पूछा जाएगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 में का बिट है फर्स्ट का। यहाँ पर जो निर्देश देखिए आप, किन्हीं 3 शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। किन्हीं 3 शब्दों का, 6 शब्द पूछे जाएंगे, आपको 3 ही करना है, तो 3 आपको चॉइस, 50% चॉइस आपको है। तो ये बहुत इजी है संधि विच्छेद। मैं समझता हूँ आप बगैर पढ़े भी आप इसमें से विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है, हम फिर से एक बार संधि विच्छेद पढ़ लेंगे, क्योंकि नॉलेज अपनी जगह पर होता है, परीक्षा की जो तैयारी अपनी जगह होती है। क्योंकि ये जो संधि विच्छेद आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया, तो लाइफ लॉन्ग जो है ना इसके बारे में जानकारी होगी। क्योंकि ये जो संधि विच्छेद है लगभग तेलुगु में भी इसी प्रकार के होते हैं, हिंदी में भी उसी प्रकार के होते हैं। जो हिंदी में अच्छी तरह से समझ गया वो तेलुगु में भी समझ सकता है, और जो तेलुगु में समझ गया वो हिंदी में भी अच्छी तरह से समझ सकता है। और ये संधि विच्छेद व्याकरण जो है, इसे ज़रा दिमाग लगाकर सुनना पड़ता, और ये याद करने के बाद भी हम भूल जाते हैं। इसीलिए हमको बचपन में 10वीं में जब हम पढ़ते थे तो हमारे सर क्या करते थे, उसको भट्टी मारने लगाते थे। हैं, अकार इकार उकार ऋकार मुलकु अव्ये अच्युलु परमगुणकुड़ु दीर्घमु एकादेशम बगुनु। जब जो भट्टी पढ़ाए हमको आज तक याद है। हमारे तेलुगु मास्टर जब 10वीं में ये जो भट्टी मारने लगाए थे, आज तक याद है। अब दूसरे भूल गए हम, दूसरे सही तरह से भट्टी नहीं मार सके थे। तो इस तरह से जो है ना, हम इसको ज़्यादा बार पढ़ना पड़ता है इसको याद करने के। कभी कभी हम लोग ही कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग ही संधि को विच्छेद नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे भी संधियाँ होती है, थोड़ा हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पार्ट ही कुछ ऐसा है व्याकरण, इसको जो बार बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। फिर भी अभी जो मैंने आपके सामने सूत्र पढ़ के सुनाया वो सवर्ण दीर्घ संधि का है। इसको तेलुगु में क्या कहते हैं, सवर्ण दीर्घ संधि कहते हैं, हिंदी में भी सवर्ण दीर्घ संधि ही कहते हैं। तो अकार इकार उकार ऋकार मुलकु यानी आ ई उ रू को वही अक्षर जब आते हैं संधि को तोड़ने के बाद तो दीर्घ बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आ प्लस आ ऐसा, जैसे ग्रंथालयमु, ग्रंथा प्लस आलयमु, है ना। ये ग्रंथा के बाद जब तोड़ने के बाद लास्ट में जो अक्षर आ रहा है, जो स्वर, वो आ है। फिर उसके बाद तोड़ने के बाद जो शब्द है उसका पहला अक्षर भी आ है। तो आ प्लस आ दीर्घ, ग्रंथालयम, धा को दीर्घ हो गया ना। यही बात सवर्ण दीर्घ संधि की है। तो हम देखेंगे और भी। तो अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं संधि विच्छेद। तो यहाँ पर जो है संधि का अर्थ है जोड़ या मेल। संधि का अर्थ है जोड़ या मेल। शाब्दिक अर्थ को हम देखेंगे। संधि हुई है, 2 वर्गों के बीच में संधि हुई है, ऐसा सेंटेंस भी हम सुनते हैं, पढ़ते भी हैं। हाँ, 2 पार्टियों के बीच में संधि हुई है, दोनों शत्रुओं के बीच में संधि हुई है। मेल को कहते हैं, मित्रता को कहते हैं, हाँ, जोड़ को कहते हैं, मिल जाने को कहते हैं। जो विकर्षित हुए थे वो आगे करीब उसको कहते हैं संधि। ठीक है। संधि में 2 वर्ण या अक्षरों के मेल से नए शब्द उत्पन्न होते हैं। 2 वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। 2 वर्णों से या अक्षरों से, यानी अक्षर जो जैसे आ ई उ है ना, ऐसे 2 अक्षर मिलकर या 2 शब्द मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं, यानी परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। तो वो परिवर्तन से एक नया शब्द उद्भव होता है। वो जो नया शब्द उद्भव होता है वही संधि कहलाती है। उसी को मेल जोड़ कहते हैं, मिलाप कहते हैं। हाँ? 2 शब्द मिलकर एक शब्द बन जाना, सिंपली अगर आपको मैं बोलूँ, और बनने के बाद एक नए शब्द को जन्म देना ही संधि है। अब इसको हम तोड़कर बताना है, आपकी परीक्षा में ये निर्देश है। वैसे तो
इसके तोड़ने के बाद इसकी संधि को भी बताने के लिए कहा जाता है, ग्रामर का तरीका है। लेकिन आपको ये जो हिंदी भाषा क्षेत्र रहने के कारण तेलंगाना तेलुगु भाषी क्षेत्र है, यहाँ पर हिंदी का विकास करने के लिए, हिंदी को प्रमोट करने के लिए आपके पेपर को इसी दृष्टि से बनाया जाता है। उससे पहले तो आप लोग ग्रामर पढ़ चुके हैं, अब डिग्री में शायद आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा सोचकर आपको संधि का नाम ना भी लिखें, केवल संधि को विच्छेद कर दें तो ये काफ़ी है। इस प्रकार का परीक्षा में प्रश्न आएगा। आप संधि जो है 3 प्रकार की होती है। एक स्वर संधि होती है, दूसरी व्यंजन संधि होती है, तीसरी विसर्ग संधि होती है। ये 3 प्रकार के संधियाँ होते हैं। 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन का विकार स्वर संधि कहलाता है। अब आपको ये जानना होगा स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। ये जो आ से लेकर है ना, ये स्वर की कड़ी है। फिर कचटा तपा की जो लाइन है, का की लाइन, चा की लाइन, टा की लाइन, पा की लाइन, समझ रहे आप? का की लाइन क्या है? कक्का गग्घा। फिर उसके बाद चा की लाइन, चच्छा जज्जा ना, और उसके बाद टा की लाइन, टट्टा डड्डा ना, पा की लाइन, पफा बब्बा मायारा लावा शा शत्रज्ञ। ये जो है ना, देखिए आप, ये पूरे व्यंजन है। ये क्या है? व्यंजन है। तो आरंभ के जो आ ई उ ये है ना, ये स्वर है। तो स्वर की संधि अलग होती है, व्यंजन की संधि भी अलग होती है। तो स्वर की जो संधि है उसमें 2 सजातीय स्वर पास पास आकर मिलने से दीर्घ स्वर आ जाता है। 2 सजातीय, मैंने अभी सूत्र पढ़ के सुनाया था आपको, तेलुगु में सुनाया था, और इसीलिए सुनाया था क्योंकि हिंदी का जो फार्मूला है आपको समझ में आएगा। अकार इकार उकार रुकार लकु अव्यय अक्षुलु परम बग्गुणप्रु। अव्यय अक्षुलु बोले सो बात है सजातीय बात। देखिए यहाँ 2 सजातीय स्वर पास पास आकर मिलने से दीर्घ स्वर आ जाता है। दोनों सेम सजातीय, अव्यय अक्षुलु परम बग्गुणप्रु, दीर्घ में एकादेशम दीर्घ आ जाता है, उसको सवर्ण दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, ये दीर्घ संधि है। ठीक है, देखिए इसके उदाहरण में मैं आपको बताया था आ प्लस आ। अब यहाँ पर 2-4 उदाहरण आपके दिए हुए हैं, मैं आपको वो भी पढ़ के सुना दूंगा। देव प्लस आलय, बोलो जावेद। देव प्लस आलय, ये देव जो शब्द है, देव शब्द, हाँ, देव प्लस आलय, देवालय। हाँ, देखिए आपके पास मटेरियल है ना जावेद, देख रहे ना आप? हाँ सर। देख रहे मटेरियल, देख रहे? हाँ देख रहा। हाँ देख रहा। हाँ, देव प्लस आलय में वा जो है, वा के पास जब समापन हो रहा तो ध्वनि कौन सी उत्पन्न हो रही? आ से समाप्त हो रहा। देव में आ लास्ट है। फिर उसके बाद का जो शब्द आरंभ हो रहा वो आ से स्टार्ट हो रहा। तो ये आ और आ प्लस आ इज इक्वल्स टू आ हो गया, दीर्घ आ हो गया वो। तो यहाँ पर क्या हो गया? देवालय, वा को दीर्घ आ गया। हमने इसका जो सूत्र पढ़ा था वो यही तो पढ़ा था कि सजातीय स्वर जब पास पास मिल जाते हैं तो दीर्घ आ जाता है, वहाँ पर आ गया दीर्घ, देवालय। अब देखिए उसी प्रकार विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, इसमें विद्या में लास्ट का जो स्वर है वो आ है, और उसके बाद अर्थी में आरंभ का जो है वो आ है। आ प्लस आ, ये भी आ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ये दीर्घ आ आने दीजिए या पहला आ आने दीजिए, रस वाला आ आने दीजिए, हाँ, कौन सा भी आ, 2 आ आने के बाद वो दीर्घ आ बन जाता है। समझ रहे आप? तो विद्यार्थी, यहाँ भी दीर्घ आ गया। ये तो हुआ एक नमूना आपको आ का नमूना मैं आपको बताया, क्योंकि
जो सूत्र था उसमें सजातीय स्वर पास में आने के बाद, यानी अभी अच्चुलू जिसको तेलुगु में मैंने कहा वही स्वर जब आते हैं तो दीर्घ आ जाता है। तो स्वर में फिर आ भी है, फिर उसका ई भी है, ऊ भी है, रू भी है, अकार, इकार, उकार, रुकार, मुलु, है ना। तो रू तक जो है ये लिए जाते हैं दीर्घ संधि में। तो इसमें ई के पास देखिए कवि प्लस इंद्र, कवि में लास्ट का जो स्वर है वो ई है। तो उसके बाद इंद्र, ये भी ई है, ई प्लस ई हो जाता, दीर्घ हो जाता, कवींद्र। देखिए आप, दीर्घ की मात्रा आई है, ह्रस्व नहीं है इसमें, कवींद्र नहीं है, कवींद्र। ह्रस्व दीर्घ तो समझते हैं ना आप, ह्रस्व लेफ्ट से आता है, गुड़ी जिसको तेलुगु में कहा जाता है, गुड़ी दीर्घम जिसको कहा जाता है उसको दीर्घ कहते हैं, गुड़ी दीर्घम, तलकट्टू दीर्घम। अब इससे पहले का जो हम पढ़े थे तलकट्टू दीर्घम, यानी आ को पढ़े थे हम, आ और आ मिलने के बाद आ होता, ये बात हमने पढ़ा था। अब जो पढ़ रहे हैं ई प्लस ई, दो मिलने के बाद दीर्घ, क्या कहते हैं, दीर्घ आता है इस पे, कबींद्र। ठीक है, फिर उसी तरह आगे बढ़ेंगे हम। ऊ का उदाहरण देख लीजिए आप, ऊ प्लस ऊ, ऊ प्लस ऊ में भानु प्लस उदय। भानु में जो लास्ट का स्वर है वो ऊ है, प्लस उदय, उदय में आरंभ का जो स्वर है वो ऊ है, ऊ प्लस ऊ, तो ऊ दीर्घ ऊ हो जाता है। तो क्या हो रहा है इसको, भानोदय। ठीक है, भानोदय, भानु प्लस उदय, भानोदय। ठीक है, समझ में आई बात। एक बात आपको ध्यान रखना है कि संधि को तोड़ने के बाद पहला जो शब्द है उसका अंतिम स्वर क्या है, दूसरा जो शब्द है उसका आरंभिक स्वर क्या है, ये दोनों को कैच करना है, दोनों को पकड़ना है। फिर दोनों को पकड़ने के बाद क्या बनता है वो देखना है आप। अब सवर्ण दीर्घ संधि में तो दीर्घ बनेगा, ऊ प्लस ऊ ओ हो गया, ई प्लस ई हो गया, आ प्लस आ हो गया। ठीक है, ऊ प्लस ऊ में भानु प्लस उदय, भानोदय। फिर और एक उदाहरण देखिए, वध प्लस उर्मी, वधूर्मी हुआ, वधोर्मी नहीं हुआ। फिर यहाँ पर देखिए आप गौर कीजिए, ऊ प्लस ऊ वध, वधु प्लस उर्मी, वधूर्मी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। ये थी दीर्घ संधि। ठीक है, स्वर संधि में दीर्घ संधि। अब तो स्वर संधि में भी भेद है, प्रकार है। जैसे दीर्घ संधि मैंने आपको बताया, गुण संधि, स्वरों से संबंध रखने वाली जो संधियां हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये कितने हो गए, 5 प्रकार के स्वर संधियां हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, अयादि संधि। ये 5 प्रकार के संधियां स्वर संधियां हैं, स्वर से संबंध रखने वाले। व्यंजन की संधियां आगे है, मैं अभी बाद में पढ़ेंगे हम। तो इसमें देखिए हमने पहला जो पढ़ा स्वर संधि में वो सवर्ण दीर्घ संधि, और इसमें ये बात बताई गई कि सजातीय स्वर जब आते हैं संधि को विच्छेद करने के बाद तो वो दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, मिलने से दीर्घ स्वर आ जाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे गुण संधि। गुण संधि में इससे आ के बाद ई उ दोनों मिलकर ए ओ और रू, ए ओ बनते हैं, ई उ ए ओ बनते हैं, और रू मिले तो अर हो जाता है, अर। इसे गुण संधि कहते हैं। देखिए आप, संधि विच्छेद करने के बाद पहला जो शब्द होता है वो शब्द के अंत में जो स्वर है वो आ होना चाहिए, और जो दूसरा शब्द है वो दूसरे शब्द का जो आरंभिक स्वर है
वो ई उ रू कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर ये बताया जाता है कि ई अगर मिले तो ए की ध्वनि को जन्म देता है, और उ मिले तो ओ की ध्वनि को जन्म देता है। ठीक उसी प्रकार रू अगर मिले तो अर ध्वनि को पैदा करता है। एग्जाम्पल देखिए आप, नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, नर में जब र करके हम पढ़ रहे हैं तो लास्ट में आ, लास्ट का जो स्वर है वो आ है, नर में लास्ट का स्वर आ है, प्लस उसके बाद इंद्र, इंद्र में ई है, आ प्लस ई, दो मिलाए तो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, क्योंकि ई आ के बाद आए तो ए बनता है, मैंने अभी आपको बताया। अगर उ आया तो ओ बनता है, मैंने बताया आपको। तो देखिए उसी वजन पे उसी प्रकार से आपको नर प्लस इंद्र, आ और ई दो मिलने से नरेंद्र हो गए, यानी ए बन गए हो, आ ई दोनों मिलके ए बन गए, नरेंद्र। रा के ऊपर ए शब्द का उच्चारण आप स्पष्ट रूप से ग्रहण कर सकते हैं, देख सकते हैं ना, नरेंद्र हो गया। अब देखिए देव प्लस इंद्र, देव वा के बाद लास्ट में आ स्वर है, और इंद्र यानी आ और ई मिले तो ए तो बनेंगे, देव प्लस इंद्र देवेंद्र। देखिए वा के ऊपर जो ए का ए स्वर की ध्वनि आप स्पष्ट रूप से गौर कर सकते हैं, ठीक है, देवेंद्र। अब इसी प्रकार और भी है। अब आगे हम देखेंगे कि वृद्धि संधि। अब एक और उदाहरण आपको महा प्लस ईश का ही है, ऊ का नहीं है, ऋषि का है। देखिए देव प्लस ऋषि, अर जो होने वाली बात है, अर शब्द को जन्म देने वाली, ध्वनि को जन्म देने वाली, वो कैसे, आ के बाद रू ध्वनि अगर मिल गई तो आ और रू मिलके अर ध्वनि को जन्म देती है। जैसे देव, देव में लास्ट का स्वर आ है, और ऋषि, देव ऋषि, तो यहाँ पर देवार्षि हो गया, देवर्षि, वार्षि में दीर्घ नहीं आता है, देवर्षि हो गया। देवर्षि होकर अर जो ध्वनि है उसको स्पष्ट कर रहा है, देवर्षि, अर हो गए ये दो, ऊ आ और रू मिलकर अर हो गए, देवर्षि हो गया ये शब्द, ठीक है। तो ये जो है गुण संधि है, उसको कहते हैं गुण संधि। लेफ्ट में जब शब्द को तोड़ते हैं तो लास्ट का स्वर उसका अ होता है, और उसके बाद का जो शब्द होता है प्लस के बाद का, उसका आरंभिक शब्द, उसका आरंभिक स्वर ई उ रू, ये पांचों में कौन सा भी हो सकता है। जब ई होता है तो आ और ई मिलके ए ध्वनि को जन्म देते हैं, ए ध्वनि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब अगर आ और ऊ दो मिले तो ओ ध्वनि को जन्म देते हैं, ओ बन जाता है। आ और रू अगर मिले तो वो अर ध्वनि को जन्म देता है, ठीक है। तो ये हुआ गुण संधि का उदाहरण। अब आपको हम बताएंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, आ का ए से मेल होने पर अही हो जाता है। आ का औ से मेल होने पर औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। देखिए ध्यान देने वाली बात है, आ का ए से, फिर उसके बाद आ का ओ से ये मेल होने पर औ हो जाता है, इसको वृद्धि संधि कहते हैं। देखिए उदाहरण, अब देखिए एक प्लस एक, एक में का के अंत में आ है, एक प्लस एक, का के अंत में आ स्वर है, प्लस एक में पहला जो शब्द अक्षर है वो ए है, यानी आ प्लस ए दोनों मिलने के बाद ऊपर जो उदाहरण ये सूत्र मैं आपको बताया था, आ ए से जब मिलेगा
तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ ऊपर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन देखिए आप लिख लीजिए जावेद वहाँ पर, आ ए से जब मिलता है तो आई हो जाता है। ये आई हो जाता है, इसको ध्यान दीजिए आप। एकाइक आ ए से मिलता है तो आई हो जाता है, और ओ से मिलता है तो औ हो जाता है। समझ रहे आप? ए से मिलता है तो आई हो जाता है, ओ से मिलता है तो औ हो जाता है। अब देखिए एक प्लस एक, एकाइक, ठीक है। फिर मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य, मतैक्य। आ ए से जब मिला तो आई हो गया। दो शब्दों में भी इसी प्रकार से आई हो गया, आ ए से मिला। वो चाहे पहला ए होने दीजिए, चाहे दूसरा ए होने दीजिए, दीर्घ वाला होने दीजिए, ह्रस्व वाला होने दीजिए। जब आ ए से मिल जाता है तो आई का उच्चारण वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सदा प्लस एव, यहाँ पर भी वही वजन है, आ और ए मिलकर सदैव हो गया, आई हो गया। महोषध को देखेंगे हम, महा प्लस औषध। अब देखिए आ औ से मिला है, आ की संधि औ से हुई है। महा प्लस औषध, महोषध। आ से ओ और जब मिलता है तो औ हो जाता है, जो बोला ना मैं, पहले आई हुआ फिर औ हुआ। पहले आई होने के लिए आ प्लस ए हुआ, और अब औ होने के लिए आ प्लस ओ औ है। औषध, महा प्लस औषध, महौषध, महौषध, ठीक है। वृद्धि संधि समझ में आई ना? इसमें कुछ नहीं है, सिंपली है आ प्लस ए आई, आ प्लस ओ औ, बस खत्म। इतना याद रखना, ये वृद्धि संधि है। फिर उसके बाद यण संधि है। यण शब्द से ही यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, या पहला जो है वो या शब्द, इसको ध्यान दीजिए आप, या अक्षर, इसको ध्यान दीजिए। ई आगे कोई असमान स्वर होने पर ई का या हो जाता है। देखिए पहले संधि को विच्छेद करने के बाद ई या ई होते हैं, लेकिन बाद का जो शब्द होता है वो असमान अक्षर होते हैं, यानी ई नहीं होते, कुछ दूसरे अक्षर हो जाते हैं, मेल नहीं है। तो ऐसे संदर्भ में या बन जाता है वो। जैसे आगे देखिए, और ऊ के आगे के साथ विजातीय स्वर के आने पर, विजातीय बोल तो जानते हो ना, दूसरी जात वाले, सेम नहीं, डिफरेंट। सजातीय बोले तो एज इट इज सेम, वही एक ही जात वाले अक्षर स्वर, उसको कहते हैं सजातीय। विजातीय बोले तो वो एक जात के नहीं है, अलग है, विजातीय। विजातीय स्वर के आने पर ऊ का रूप वा हो जाता है। देखिए आप, ई का रूप या हो जाता है विजातीय आने पर, और ऊ का रूप क्या होता है, वा हो जाता है। या और वा, पहला या होता है, दूसरा वा हो जाता है। और रू के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर ई ऊ रू, यहाँ तक की बात हो रही। देखिए ई ऊ रू, ई के आगे विजातीय आए तो या बन जाता, ऊ के आगे विजातीय आए तो वा बन जाता। रू के आगे विजातीय स्वर आने पर रू का स्वर रा बन जाता। रू का स्वर क्या बनता है, रा बन जाता है। हाँ, इन्हें यण संधि कहते हैं, या वा रा ला बन जाते हैं। यही बात हो रही, या वा रा ला ये बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं हम देखेंगे। यदि प्लस अपि, यदि में ई है
प्लस वहाँ पर ई नहीं है, उसके बाद विजाती है। क्या है विजाती में? आ है। ई अलग है, आ अलग है, एक जात के नहीं है। तो ई प्लस आ आके क्या होगा? यद्यपि हो गए। यदि प्लस अपि यद्यपि, समझ रहे आप? या बन गया यदि प्लस अपि यद्यपि। पहला जो सूत्र मैं आपको पढ़ के सुनाया था, ई के साथ विजाती आए तो या हो जाता, उसका ये उदाहरण है। आगे देखिए, अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक, ई के साथ विजाती आया तो या बनना जरूरी है ना, अत्यधिक। ठीक है, अत्यधिक या एंटर हो गया इसमें। ई प्लस आज जब जो है नए शब्द को जन्म, नए अक्षर को जन्म दिया, नई ध्वनि उच्चारण को जन्म दिया, अत्यधिक। अब उसके बाद आगे बढ़िए, सु। ई का उदाहरण हम हो गया, हम देख लिए। अब ऊ का उदाहरण चल रहा है। सु। सु में जो अक्षर है जिसके साथ एंड हो रहा है ये, तो वो ऊ है। सु प्लस आगत। अब ये ऊ के बाद जो है, प्लस के बाद ऊ नहीं है, विजातीय स्वर है, आ है। आ विजातीय है, सु की जात का नहीं होता है, जात का नहीं होता है, अब विजाती है। तो अब वो सु प्लस विजाती है तो क्या बनने वाला है? वा बनने वाला है ना, स्वागत। ठीक है, उसी पर सु प्लस अच, स्वच्छ। आप देखिए, मातृ प्लस उपहार, मातृपहार। मातृ प्लस उपहार, मातृपहार। रू प्लस ऊ मिलने के बाद क्या हो गया? रा का, मातृपहार। ठीक है, यण संधि भी समझ में आ गई जावेद? तुमको समझ में आई यण संधि? ये एक संधि मैं आपको समझा के छुट्टी लूँगा। ये हम जो पढ़ रहे हैं अब, स्वर संधि के 5 भेद पढ़ रहे हैं। स्वर संधि जो है, स्वर किसको कहते हैं मैंने आपको बताया, आ से लेके जो ओ तक है ये स्वर माने गए हैं। फिर कचट तप का से लेकर क्षत्रज्ञ तक जो है ये व्यंजन माने गए हैं। इसको तेलुगु में क्या कहते हैं? अच्चुलू हल्लुलू कहते हैं। स्वर को अच्चू कहते हैं और व्यंजन को हल्लू कहते हैं। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं ना, और वावेल्स स्वर को शायद कहते हैं। ठीक है, अब अयादि संधि हम देख रहे हैं। हम स्वर संधि के 5 जो भेद हैं, वो 5 भेदों में 4 हम आपको पढ़ा चुके हैं। जो एक सवर्ण दीर्घ संधि है, फिर दूसरी गुण संधि है, तीसरी वृद्धि संधि है और चौथी यण संधि है। वृद्धि संधि, यण संधि। अब अयादि संधि देख रहे हैं हम। अयादि संधि के बाद आपको जो है व्यंजन संधि होगी, वो कल मैं पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, ये पहले स्वर संधि के अंतर्गत ही 5 भेदों में 4 पढ़ चुके हैं हम। आखिरी जो अयादि संधि है वो देखिए। इसका जो सूत्र है एक बार ध्यान दीजिए, ए और ओ से, ए और औ से परे किसी भी स्वर के होने पर, से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः आए, आए, अब और आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। देखिए आप, ए और औ से परे, परे मीन्स हटकर, किसी भी स्वर के होने पर, कौन सा भी स्वर होने दीजिए, आए, आए, अब और आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर, ने प्लस अन, नयन। ने प्लस अन, नयन। और पो प्लस अन, पवन। पो प्लस अन, पवन। नई प्लस इका, नायिका। नौ प्लस इक, नाविक, नाविक। और श्रो प्लस अन, श्रवण। ठीक है,
तो ये थी अयादी संधि।